शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर आज सुबह नारा शहर में हमला हुआ। हमला उस वक्त हुआ जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। हमलावर ने आबे पर 2 राउंड फायर किए। गोली उनके गले और छाती पर लगी। गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ा, जिसके बाद आनन फानन में आबे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर तेत्सुया यामागामी को हमले के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिया। मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि हमलावर पत्रकार बनकर सभा वाली जगह पहुंचा था। हमले के लिए हैंडगन को देसी स्टाइल में बनाया था। हमलावर ने बंदूक को कैमरे की शक्ल दी थी और साथ ही उस पर टेप चिपका दिया था ताकि किसी को शक न हो। हमलावर तेत्सुया नेवी में काम कर चुका है। शिंजो आबे न सिर्फ भारत के करीब थे बल्कि पीएम मोदी से उनकी दोस्ती भी काफी गहरी थी। पीएम मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर दुख जताते हुए कल भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है और ट्विटर पर आबे के साथ अपनी आखिरी मुलाकात की तस्वीरें साझा की। पीएम मोदी ने लिखा, टोक्यो में अपने प्रिय मित्र शिंजो आबे के साथ मेरी सबसे हालिया मुलाकात की एक तस्वीर साझा कर रहा हूं। भारत जापान संबंधों को मजबूत करने के लिए हमेशा आगे रहे। उन्होंने अभी जापान भारत एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। पीएम मोदी और आबे की दोस्ती कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इसी से लग सकता है कि दोनों के बीच 16 बार मुलाकात हुई। भारत में वाराणसी में गंगा आरती हो या फिर अहमदाबाद में रोड शो, मोदी और आबे की मजबूत दोस्ती हर मौके पर दिखी है। देखिए, पीएम शिंजो आबे के कार्यकाल में भारत और जापान के बीच कई बड़े समझौते भी हुए थे। आबे ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। बुलेट ट्रेन के लिए 0.1% की दर पर भारत को कर्ज दिया। 2016 में ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौता हुआ। भारत चीन डोकलाम विवाद में भारत का समर्थन किया। चीन को घेरने के लिए क्वाड का गठन हुआ। दक्षिण एशिया में भारत के साथ साझा प्रोजेक्ट चल रहा है। वाराणसी के इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर के लिए भी जापान ने 186 करोड़ रुपए की मदद की। आपको यह भी बता दें कि शिंजो आबे की हत्या के पीछे इंटरनेशनल साजिश की बात भी होने लगी है। जापान के इतिहास में सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले शिंजो आबे के निधन पर पूरी दुनिया दुख जता रही है। इंडिया से अमेरिका तक और इंग्लैंड से कनाडा तक शोक जताया जा रहा है, लेकिन जापान के पड़ोस में जो हो रहा है वो हैरान करने वाला है। चीन इस दुख की घड़ी में भी हिंसा की चिंगारी सुलगाने की साजिश कर रहा है। चीन की सरकारी मीडिया ने लिखा, आबे पर हमले से जापान के दक्षिणपंथी भड़क सकते हैं। आबे के समर्थक इसका इस्तेमाल अपने एजेंडे जैसे इंडो पैसिफिक रीजन, क्वाड में भागीदारी और पूर्वी एशिया में नेटो के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। आबे ने अपने कार्यकाल में चीन की विस्तारवादी नीतियों का जमकर विरोध किया था। साथ ही भारत और अमेरिका के साथ मिलकर क्वाड के जरिए चीन पर लगाम के कई कदम उठाए थे। तो देखिए, चीन एक बार फिर घुसपैठ की साजिशों में जुट गया है। चीन ने विवादित क्षेत्रों में एक बार फिर अपनी नापाक हरकतें शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते में चीनी लड़ाकू विमान पूर्वी लद्दाख में LAC के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। चीनी विमान को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद हो गई। सूत्रों के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब चीनी सैनिक एक्सरसाइज कर रहे थे। भारत की मुस्तैदी के बाद चीनी लड़ाकू विमान लौट गए। चीन की उकसावे वाली हरकत का सबसे ताजा सबूत आज उस वक्त भी मिला जब शिंजो आबे पर हमले के बाद चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए। एक तरफ शिंजो आबे अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, ठीक उसी समय विवादित क्षेत्र ताइवान में चीनी लड़ाकू विमान गरज रहे थे। ये खबर खुद चीन की सरकारी मीडिया ने छापी है। उधर भड़काऊ बयान के बाद उदयपुर हत्याकांड में भी अजमेर दरगाह कनेक्शन सामने आ रहा है। गरीब नवाज की दरगाह को अपने भड़काऊ बयान से दागदार करने वालों की लिस्ट में नया नाम खादिम गौहर चिश्ती का है। लेकिन बात बस भड़काऊ बयान तक ही नहीं है, बल्कि तार 250 किलोमीटर दूर उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड तक जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 17 जून को भड़काऊ बयान देने के बाद गौहर चिश्ती की उदयपुर में कन्हैया लाल के हत्यारों रियाज और गौस से मुलाकात भी हुई थी
और 28 जून को कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी इस बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हर एंगल से जांच हो रही है। और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आज कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात की। राजस्थान के कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट आज उदयपुर में मृतक कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। सचिन पायलट ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका दुख बांटा, साथ ही परिवार को जल्द इंसाफ का भरोसा भी दिलाया। चाहे डेली हेयरिंग हो स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, लेकिन धीरज भी थोड़ा लोग दोषी हैं जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है, इस भयानक घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले कल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी कन्हैयालाल के परिवार से मुलाकात की है। बता दें कि नूपुर शर्मा के समर्थन करने पर 28 जून को कन्हैयालाल की रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद ने दुकान में घुसकर हत्या कर दी थी। मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखिए उधर अमरावती हत्याकांड की जांच के बीच सांसद नवनीत राणा चर्चा में आ गई है। नवनीत राणा को भाभी कहते हुए जीत की बधाई दी जा रही है। नवनीत के साथ उनके पति रवि राणा की तस्वीर भी है और साथ में उनकी पार्टी युवा स्वाभिमान पार्टी का नाम भी लिखा है। नवनीत को सांसद बनने पर यह बधाई दी जा रही है और बधाई देने वाला कोई और नहीं बल्कि अमरावती के उमेश कोहले हत्याकांड का मास्टरमाइंड इरफान है। 2019 लोकसभा चुनाव में जीत के बाद इरफान की तरफ से नवनीत राणा के समर्थन में की गई सोशल मीडिया पोस्ट अब सुर्खियों में है। इरफान ने रवि राणा के साथ एक सेल्फी भी पोस्ट की। हालांकि रवि राणा इरफान से किसी भी तरह की जान पहचान से इनकार कर रहे हैं। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं, लोकशाही का एक पार्ट है। कई लोग राजनीति में प्रचार करते हैं, मिलते हैं। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर 21 जून को उमेश कोहली की हत्या कर दी गई थी, जिसका मास्टरमाइंड इरफान पुलिस की गिरफ्त में है। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।